हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि इग्नू के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिशन उनका हो जाएगा इस मंथ के एंड में। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे क्लासेस का पूछते हैं। क्लासेस हर बच्चे के साथ नहीं हो सकती है, तो उसके लिए बैचेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है क्लासेस की, इफ़ योर बैकग्राउंड इज नॉट ऑफ साइकोलॉजी, आपने नहीं पढ़ी है कभी, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो आप लोग को मैं इनरोल कर दूंगी क्लासेस के अंदर। वो रेगुलरली वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं एंड उसके अंदर सारा कोर्स कंप्लीट किया जाता है। फॉर दोस्त जिनका साइकोलॉजी में बैकग्राउंड है, दे हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, दे नो स्टफ बट दे डोंट वांट लाइक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, दे जस्ट वांट टू ग्लैंस थ्रू, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि क्या है एग्जाम्स के लिए, पास होने के लिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियोस लेकर आई हूँ। तो जो लोग कोर्सेज में बैचेस में इन्वॉल्व है मेरे, और दोज आर पार्ट ऑफ दोज बैचेस जिन्हें करा रही हूँ मैं, उन्हें इस बुक से पढ़ा रही हूँ। ये है वो बुक। तो अगर आप खुद भी परचेज करना चाहें या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि लेट मी नो इन द कमेंट्स, कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन, आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑफ दिस बुक। अगर जो परचेज करना चाह रहे हो, ध्यान रखिए डीएसएम 4 है, 5 आ चुका है, तो वो वाली लीजिएगा, वो रिसेंट एडिशन है। कमिंग बैक, आज मैं ऑटिज्म की बात करने वाली हूँ। तो अगर हम यहाँ पे दिया हुआ, ये किताब मुझे पसंद है, इसमें केसेस भी हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो द बॉय इज 5 years old, व्हेन स्पोकन टू ही टर्न्स हिज हेड अवे, समटाइम्स ही मम्बल्स अनइंटेंजिबली। मैं ये आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, तो पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ फिर हिंदी में पढ़ूंगी। ही इज नाइदर टॉयलेट ट्रेन्ड नॉर एबल टू फीड हिमसेल्फ। ही एक्टिवली रेजिस्ट बीइंग टच्ड. He dislikes sound. He cannot relate to others and avoid looking anyone in the eye. He often engages in routine manipulative activities such as dropping an object, picking it up, and dropping it again. While seated, he often rocks back and forth in rhythmic motion for hours. Any change in routine is highly upsetting to him. He is in school for severely disturbed UCLA and his diagnosis is childhood autism. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आज परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जो आज के टाइम पे, बिकॉज ये DSM 3 के 4 के हिसाब से है, आज वो कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उसे कहा जाता है। तो ये वो केस है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 5 साल का बच्चा है, जब उससे बात की जाए तो वो अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है, कुछ भी बोलता रहता है, बड़बड़ाता जो हम कहते हैं। वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, उसको नहीं पता कब कहाँ पे उसे टॉयलेट करना है। वो अपने आप को खाना वगैरह भी नहीं, मतलब बेसिकली अपना ध्यान नहीं रख सकता, ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। वो एक्टिवली रेजिस्ट करता है उसको टच होना, मतलब अगर कोई उसके कंधे पे हाथ रख दे, जिसे बच्चे पसंद करते हैं ना, हाथ पकड़ के घूमते हैं, खेलते हैं, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे आवाजें पसंद नहीं है। या 5 साल का बच्चा है, ध्यान रखिएगा, 5 साल के बच्चे ज्यादातर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को टच करते हैं। कभी बच्चे ने गाल पे हाथ रख दिया मम्मी के, या कुछ ऐसा, वो ही डजंट लाइक इट। कोई भी हाथ, टच और साउंड, जो भी सेंसरी चीजें हैं, वो उसे पसंद नहीं है, आवाजें पसंद नहीं है। बच्चे टीवी में अक्सर यही देखते हैं कि बहुत सारी आवाजें होने वाले कार्टून्स देखते हैं। दे वॉच, चिल्ड्रन ऑफ 5 years एज, दे वॉच कार्टून्स दैट इन्वॉल्व डिफरेंट वॉइसेस, दैट इन्वॉल्व पिच गोइंग अप एंड डाउन। बट ये बच्चा, ही डजंट लाइक साउंड। वो रिलेट नहीं कर पाता किसी से और आंखों में नहीं देखता। कई बच्चे जो आपको डायरेक्टली देखते हैं, बट द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, दे डोंट लुक यू इन दी आई, आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करते। मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज है, अब जैसे कि कोई बॉल नीचे फेंक दी, फिर उठाई फिर फेंक दी, फिर उठाई फिर फेंक दी, ये बच्चे भी करते हैं। लेकिन जो हर दिन में कई बार कंसिस्टेंटली ये बिहेवियर दिखाता है, आगे पीछे रॉक होता है, मतलब आगे पीछे से जैसे बैठ के हिलते रहते हैं घंटों तक। अगर कोई और बच्चा है, वो एजिटेटेड है, परेशान है, दे माइट डू इट, वो कर सकते हैं ऐसे ऐसा बिहेवियर आगे पीछे होने वाला। लेकिन अगर वो घंटों तक कर रहे हैं, तो आप उसको एज अ निशानी ले सकते हैं कि हो सकता है कि ऑटिज्म हो। ठीक है? कोई भी रूटीन उनका, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाना खाएँगे, इतने बजे खेलने जाएँगे, इतने बजे सोएँगे, ये उनका रूटीन है। अगर यहाँ से थोड़ा भी चेंज होता है तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इस केस से बेसिकली इतने छोटे में सारे के सारे आपके सिम्पटम्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये सारे सिम्पटम्स हैं ऑटिज़्म के। ये किताब इसलिए पसंद है क्योंकि अगर आपको ये केस याद है, आपको सारे सिम्पटम्स याद है, आपको डीएसएम-आर या आईसीडी रटने की ज़रूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर ऑल दिस one paragraph, there's no need to remember, memorize DSM-5, DSM-4 और आईसीडी फॉर दैट मैटर। अब मैं आपको इग्नू की बुक दिखाती हूँ। ये आपकी इग्नू की किताब है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑटिज्म की बात की गई है, हम वो देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे अब होने लग गया है। मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाती जाती हूँ साथ के साथ, ताकि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज रहे जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसमें ये बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम पे, अगर मान लीजिए लाइन है, इस स्पेक्ट्रम पे डिसऑर्डर होता है। स्पेक्ट्रम मतलब ये होता है कि जो सिम्टम्स है उसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं और सिवेरिटी भी, कोई सिम्टम ज्यादा होगा, कोई कम होगा, कोई किसी और के साथ होगा, मतलब कि वो बच्चा में भी बात ना कर रहा हो लेकिन टच से ओके हो, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कोई एक मात्र वो नहीं है कि दिस इज हाउ इट्स गोना बी। द सिम्टम्स कैन एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशंस एंड विद डिफरेंट डिग्री ऑफ सिवेरिटी। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, जैसे की बात की गई, ये मेरे नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, ये बहुत कॉग्निटिव डेफिसिट्स के बारे में, ये मेरे हैं। तो ये इफ यू वांट दीज, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ बना के आपको ये सारा भेज दूंगी। ये इन डेप्थ है बेसिकली। DSM-5 के बारे में दे रखा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिम्टम्स चाइल्डहुड में कैसे होते हैं, इन्फेंसी में कैसे होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स किनकी वजह से बढ़ सकते हैं, ये प्री पोस्ट नेटल। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी। इससे पहले हम इग्नू की किताब से ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से समझाया जाता है।
इसके अंदर ऑटिज्म में वो जो बात करे वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, याद रखिएगा। इसके अंदर सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट यानी कि जो तकलीफ होती है वो ज्यादातर होती है सोशल रिलेटेडनेस में, कम्युनिकेशन में, क्वालिटी, वैरायटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड बिहेवियर्स। तो ज्यादातर अगर आप बात करेंगे दिक्कत कहाँ है, तो वो सोशल रिलेटेडनेस में, जो सोशल स्किल्स होते हैं बच्चे के अंदर कि वो आपको देख के हंसते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, वो या तो एब्सेंट है, ठीक है, यानी कि है ही नहीं, या फिर मिनिमम है, ठीक है, ये सोशल स्किल्स। सोशल रिलेटेडनेस में अब आपके स्किल्स आ गए, मान लीजिए बहुत सारी चीजें आती है। स्किल्स में आपके आ गए आई कॉन्टैक्ट, सोशल स्माइल, वो जो चीजें हम सोशली हमें सिखाई जाती है ना कि दूसरों को देख के करनी चाहिए, वो या तो एब्सेंट है या मिनिमम है। अब ये याद रखिए कि जरूरी नहीं कि होगा ही नहीं, होगा बट बहुत कम होगा, क्या पता सिर्फ घर वालों के साथ होगा। सो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, दैट द सिम्टम्स, you have to remember that there's a spectrum there. So they might be absent, they might be minimum, या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे सोशल स्किल्स हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम पे है। स्पेक्ट्रम मतलब वो 0 से 10 आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे चल के, तो बिफोर 3 इयर्स ऑफ एज में होता है, मतलब 3 साल से पहले इसके सिम्टम्स आ जाते हैं और बच्चे को हम कह देते हैं कि शुरू हो गया है ऑटिज्म। 3 साल से पहले ज्यादातर यही होता है, ठीक है। और इसकी जो दिक्कतें होती है, इम्पेयरमेंट होती है, पूरी जिंदगी चलती है। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ तो 10 साल में खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कई केसेस ऐसे होते हैं, ज्यादातर ये होता है कि मेंटल रिटार्डेशन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि अब मेंटल रिटार्डेशन हम नहीं बोलते हैं, वी यूज द टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। एमआर इज नॉट व्हाट वी यूज, मेंटल रिटार्डेशन हम नहीं यूज करते हैं। द प्रेवलेंस ऑफ ऑटिज्म इन जनरल पॉपुलेशन इज 4 to 5 बर्थ्स पर 10,000, दैट इज वेरी हाई, ठीक है। और मेल्स में ज्यादा होती है, 4:4:1 है मेल्स और फीमेल्स का, फीमेल्स में कम देखी गई है, ठीक है। अब इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है ऑफ द कंडीशन। अगर ऑटिज्म बच्चे को है तो वो ये कॉम्बिनेशन, अब स्पेक्ट्रम याद रखिएगा, इसमें से इधर से 2 है, इधर से 2 है भी हो सकता है, कोई इधर से 2 बहुत ज्यादा है और इधर से 1 बहुत कम है, ऐसा भी हो सकता है। ये ए बी सी और डी है, ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, कितनी भी इंटेंसिटी का। इट कैन बी एज सीरियस एज पॉसिबल और इट कैन बी बेयर मिनिमम एज पॉसिबल, ओके। तो अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया हमारा कम्युनिकेशन, एक आ गया सोशल इंटरेक्शन, उसके बाद हमारा आ गया रिस्ट्रिक्टिव, रेपिटेटिव, स्टीरियोटिपिकल पैटर्न बिहेवियर्स, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, ठीक है। और फिर ये हमारा बेसिक आ गया एसोसिएटेड फीचर्स। इसकी अगर बात करें, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर आप फोकस करें, तो जैसे ऑटिज्म है, ठीक है, इसके अंदर 3-4 ही ब्रांचेस है, सब कुछ याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक आपका कम्युनिकेशन इंपैक्ट होगा, ठीक है, बात करने में दिक्कत आएगी। एक आपके सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शंस कह लीजिए, स्किल्स कह लीजिए, ये जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, वो। और उसके बाद होंगे रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर। ये 3-4 है, ये बेसिक है, ये हर जगह आपको मिलेंगे, ऊपर नीचे इंटेंसिटी हो सकती है। दीज 3 यू विल फाइंड, दीज 3 मोर और लेस इन एवरी इंडिविजुअल दैट हैज ऑटिज्म, ओके। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इस पे फोकस करें कि डिले है इन लैंग्वेज, यानी कि आइदर डिले है या फिर नो स्पीच, जो मिनिमम और एब्सेंट वाले में आ गया। या तो स्पीच है ही नहीं, यानी कि बात नहीं करता है बिल्कुल भी, द चाइल्ड कैन नॉट टॉक, ओके, कैन नॉट टॉक बट नॉट विश टू टॉक एनीथिंग, बट देयर इज नो स्पीच देयर, ओके। या फिर डिले हो रहा है डेवलपमेंट में, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि टेलीग्राफिक स्पीच होती है, जिसके अंदर हम 2 वर्ड बोल देते हैं, बच्चे पहले साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, बा ला ऐसे करके, उसके बाद उनकी टेलीग्राफिक स्पीच हो जाती है, जैसे मिल्क, वाटर, दूध, पानी, ऐसे एक एक वर्ड यूज करने लगते हैं, 2-2 वर्ड यूज करने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है, 1 साल का बच्चा हो गया तो इतनी बातें तो वो बोलेगा ही, एक सेंटेंस बोल लेगा, या टेलीग्राफिक स्पीच यानी कि 2-3 शब्द बोल लेगा। बट इन चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म, वो डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत धीरे होता है, द चाइल्ड मे और मे नॉट रीच दैट स्टेज। मतलब 1 साल का बच्चा भी, हमारा 1 साल का बच्चा जो नॉर्मल डेवलपमेंटल गोल्स अचीव कर रहा है नॉर्मल स्पीड पे, वो क्या पता बात कर ले, टेलीग्राफिक स्पीच यूज कर ले, माँ पापा बोलना शुरू कर दे, बट द चाइल्ड दैट हैज ऑटिज्म, वो उसको डिले होगा, मतलब वो स्टेज पहुंचने में, वो बोलने में उसको वक्त लगेगा, ओके। उसके बाद लैक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जेस्चर्स नहीं यूज कर पाएगा फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे हम पॉइंट कर देते हैं, वी पॉइंट के आई वांट वाटर, वी पॉइंट एट द थिंग दैट वी वांट, हम उंगली दिखा के बता देते हैं ये चाहिए, वो ये नहीं समझते और वो ये यूज भी नहीं करते, ठीक है। रेपिटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो वर्ड्स उन्हें आते हैं वो बार बार बोलेंगे, या फिर जो उन्होंने सुना है, अगर कोई एक वर्ड उन्होंने सुन लिया तो वो बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। सो another one is difficulty in understanding jokes and sarcasm, because क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो चीज दे माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड जोक्स, जो जोक करे, मजाक जो आप बच्चे के साथ करें, जैसे पीकअबू होता है, आंखों पे हाथ रख के भू भू करना, वो नहीं होगा, बच्चा नहीं समझेगा उसे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में जो बच्चा है वो अकेले रहना पसंद करेगा, या फिर उसे अपीयर अनअवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्जिस्टेंस, दे डोंट केयर वेदर दे आर इन अ रूम फुल ऑफ पीपल और दे आर अलोन, दे वुड प्रेफर टू बी अलोन, अकेला रहना पसंद करेगा। जैसे बच्चों को ये होता है कि वो माँ के साथ चिपके रहते हैं, या घर में कोई होता है भाई बहन के पीछे 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 जहां वो, और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, अपना अकेला ही खेलते हैं, और अगर माँ चली भी जाए या कोई भी केयर गिवर है फॉर दैट मैटर, इवन इफ दे लीव द रूम, द चाइल्ड विद ऑटिज्म विल नॉट बी बॉदर्ड, ओके। मे नॉट रिस्पॉन्ड टू नेम,
ठीक है? कि अगर उनको नाम से पुकारा जाए तो वो अपना नाम खुद से एसोसिएट नहीं करते बिकॉज़ वो लैंग्वेज डेवलपमेंट वहाँ पे मिसिंग है। सो जैसे हम नाम लेके बुलाते हैं तो बच्चा ध्यान देता है, चुटकी बजाते हैं तो बच्चा ध्यान देता है ना? टू गेन अटेंशन, टू अट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन वी स्नैप आवर फिंगर्स, वी टेक देयर नेम to get their attention. A child with normal developmental, the child who's attained those goals, developmental goals, might react to those sounds and name calling, but a child with autism will not. वो नहीं करेंगे अपने उनके नाम से बुलाए जाने पे अटेंशन उनकी नहीं आएगी। उसके बाद है पुअर आई कॉन्टैक्ट, वही अभी पहले जो बात हुई, ये सबसे मेन होता है, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, वो ध्यान नहीं देंगे। मे नॉट स्माइल जो हमने उस केस में पढ़ा, ठीक है? वो स्माइल नहीं करेंगे, इवन पेरेंट्स को देख के, आप सोचे कि किसी और को नहीं, पेरेंट्स को देख के भी दे वोंट स्माइल। सॉलिटरी प्ले जो ऊपर बात हुई कि दे वुड लाइक टू स्टे अलोन, कोने में बैठे रहेंगे, ठीक है? दे हैव डिफिकल्टी इन इंटरैक्टिंग एंड मिक्सिंग विद अदर्स। अब ऑफ कोर्स ये बात है, जो इसको लैंग्वेज में इतनी डिफिकल्टीज हो रही है, वो कहीं ना कहीं दूसरों से इंटरैक्ट करने में, कनेक्ट करने में वो डिफिकल्टी आएगी ही। याद रखिए ये सोशल इंटरैक्शन की चीजें हैं, ठीक है? ये दीज आर द वेज, आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग, listening when your name is called, these are the ways in which small children interact, socially interact with others. कोई stranger भी if they call their name, so they look at them. ऑटिस्टिक चाइल्ड विल नॉट। तो अगर कोई अनजान भी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई अनजान भी आपके बच्चे का नाम ले, चुटकी बजाए, तो ध्यान देता है, राइट? क्योंकि बच्चे ऐसे ही इंटरैक्ट करते हैं जब तक शब्द पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में ये बात नहीं होती, ठीक है? डू नॉट इमिटेट एडल्ट एक्शन। जैसे जैसे कभी कभी हमारे बच्चे, हम बर्तन धोने बैठे हैं तो बैठ जाएंगे, कभी जो भी माँ कर रही है वो लिपस्टिक बिंदी लगाना, इमिटेट करने की कोशिश, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे बात करना, दे विल नॉट डू इट, वो नहीं करेंगे ऐसे, दे विल नॉट इमिटेट। दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज अकेला रहना पसंद है, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। ये सब चीजों से कनेक्शन नहीं बन पाया, इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता, मैंने कहीं बनता ही नहीं है कभी लाइफ में, शुरू में दिक्कतें आती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है? इसके बाद ये तो मेन जो है मैंने हाईलाइट किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस वही याद करेंगे तो भी इनफ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रेपिटेटिव स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। तो रिपीटेड मूवमेंट्स करेंगे, फिंगर फ्लैपिंग, ठीक है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो, जैसे कि अगर हम इनके बारे में बात करें, जैसे उस केस में वो बच्चा आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हो रहा था, राइट? रॉकिंग जिसे कहते हैं, रॉकिंग एट वन प्लेस, तो आगे पीछे होते हैं ना, वो बच्चे करते हैं, घंटों तक करते हैं, ठीक है? या कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी ऐसा एक्शन हो गया, मैं भी चुटकी बजाना होगा तो चुटकी बजाए जा रहे हैं, ताली है तो ताली बजाए जा रहे हैं घंटों तक, इफ दे क्लैपिंग द हैंड्स, दे क्लैपिंग फॉर आवर्स, ओके? सो एनी एक्शन दैट इज रेपिटेटिव, वो कर रहे हैं, बेसिकली एनी एक्शन दे आर रिपीटिंग द एक्शन, बार बार वही कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उन्हें बहुत लगाव होता है, जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, कभी कभी कोई एक टेडी बेयर होता है दैट दे लाइक अ लॉट, जो बहुत ज्यादा उन्हें पसंद होता है, हर जगह लेके जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, हद से ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि द मोमेंट यू ट्राई टू टेक दैट अवे, बहुत ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स या बहुत आउटबर्स्ट होता है, ठीक है? बिकॉज बच्चा गेट्स अनकंफर्टेबल, वो जिद नहीं है, दे आर नॉट trying to be adamant, they are not trying to disturb you, they are just getting uncomfortable because they're used to it. Particular object से भी attachment होता है and then routine से भी attachment होता है, they like their routine, ठीक है? because वो उनके लिए comforting होता है, ठीक है? इसके बाद अगर आ गया डिफिकल्टी इन टॉलरेटिंग चेंज, वही चेंज जो अभी मैं आपको बात कर रही थी, ना किसी चीज का ना किसी वक्त का, वेरिएशन इन रूटीन है वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे को डिस्ट्रेस होता है, वो तकलीफ है उसे, वो जिद नहीं है उसकी। तो दिस इज ओनली इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। बाकी भी हो सकता है, बट अगर मान लीजिए आपके बच्चे के हाथ का कोई से मनपसंद टेडी बेयर है, मैंने उससे वो छीना, अगर बच्चे को कैंडी दे दी, टॉफी दे दी, तो वो उसका ध्यान हट जाएगा वहां से और वो अपने में मस्त हो जाएगा एक वक्त के बाद। लेकिन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विल हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम गेटिंग बैक टू नॉर्मल, गेटिंग बैक टू द नॉर्मल मूड, बिकॉज उनके लिए वो सीवियर डिस्ट्रेस है, उनके लिए ये नहीं है कि आपने उनसे कोई चीज ले ली, उनके लिए वो तकलीफदाय है, ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी चेंज हो वो उन्हें दिक्कत देता है। उसके बाद यहाँ पे एसोसिएटेड फीचर्स हैं, ये आपको बस ऐसे जानने की जरूरत है। एग्जिबिट ओवर सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड टच, उसमें भी था कि वो साउंड पसंद नहीं करता है, टच पसंद नहीं करता है। ये बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन्स वाली जो चीजें होती है वो उन्हें ज्यादा, मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव टू दैट, ठीक है? बहुत ज्यादा लाइट, बहुत धूम धड़ाके वाला म्यूजिक, साउंड, दे डोंट लाइक दैट, इट मेक्स देम अनकंफर्टेबल, ठीक है? उसके बाद दे मे इंडिकेट प्रेफरेंस फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड। कई वो हैं, कई बच्चे होते हैं, वो कहते हैं आई विल ओनली ईट फूड फ्रॉम अ बॉक्स, ठीक है? जब तक वो बॉक्स में नहीं है वो नहीं खाएंगे, और ये सालों साल तक जाती है ये बात, सिर्फ ये नहीं कि अभी थोड़े वक्त की जिद है और चली जाएगी। किसी टाइप का मान लीजिए क्रंची है तो वही खाएंगे, स्लाइमी फूड, गीला गीला जो होता है, जैसे केला, उसका टेक्सचर अलग होता है, तो दे डोंट लाइक दैट टेक्सचर एंड दे विल नॉट ईट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट बनानास, ओके? उसके बाद अब नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना, ठीक है? आईक्यू कम होगा, विल फॉल विद इन द रेंज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है? बेसिकली कम दिखाएंगे। ये एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, यू कैन वॉच रेन मैन। उसके अंदर ये कहते हैं कि इवन दोज हु हैव ऑटिज्म, दे हैव सम स्किल्स दैट आर वेरी हाईली डेवलप्ड। इसके अंदर ये होता है, हाँ, इसमें ये लिखा है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में एग्जिबिट स्पेशल स्किल्स और हाईली डेवलप्ड स्किल्स इन स्पेसिफिक एरियाज, यानी कि आप उन्हें कोई भी नंबर दे वो जल्दी जल्दी काउंट करेंगे, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, या अगर कोई
मान लीजिए ईयरबड्स का डब्बा पड़ा है, कार्ड्स पड़े हैं, दे कैन टेल यू हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, हाउ मेनी टूथपिक्स आर देयर जस्ट बाय लुकिंग एट इट, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। लेकिन बाकी सारी चीजें रहती हैं, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ज्यादातर यही होता है कि इन स्किल्स पे काम किया जाता है बच्चों के, इन ऑर्डर टू हेल्प देम लिव अ नॉर्मल लाइफ, और टू मेक श्योर दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट। उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इन स्किल्स पे काम किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के पास ये स्किल्स हो, कई बच्चे होते हैं जिनके पास होते हैं। सम लिखा हुआ है, ये एरर है यहाँ पे, सेम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नहीं आएगा, ये सम आएगा, ठीक है, कुछ बच्चों में ऐसा होता है। तो ये आपकी बेसिकली ऑटिज्म की जो DSM-5 का क्राइटेरिया है वो है। बिल्कुल बेसिक एक की किताब में, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। ये मेरी नोट्स की किताब है। तो इसके अंदर हमने जो बात करी है, ये DSM-5 का क्राइटेरिया है बेसिकली, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देती हूँ, आपको शायद तकलीफ हो स्क्रीन वो करने में, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ ये। तो ये DSM-5 का है, ये सेम वही हो गया है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल उन्होंने वो कर दिया है कि कम्युनिकेशन नहीं है। वर्बल में वही आ गया है लैंग्वेज यूज करना, नॉन वर्बल में आई कॉन्टैक्ट आ गया। सोशल इमोशनल वही, नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, इमोशंस वगैरह नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो बेसिक वही चीज है, बट क्योंकि DSM चेंज हो गया तो उन्होंने कैटेगरीज अलग बना दी है। ज्यादा आपको बेहतर यही है कि आप ये वाली चीज याद करें, ठीक है। रिलेशनशिप बनाने में, मेंटेन करने में, समझने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सोशल सिचुएशंस में नहीं समझ पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, इमेजिन करके वो जो घर घर खेलते हैं, दे हैव डिफिकल्ट टाइम प्लेइंग इमेजिनेटिव गेम्स, ठीक है। सो ये बेसिकली ये है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये इसके बाद और बहुत सारे सिम्टम होते हैं, क्योंकि सिर्फ अब स्पेक्ट्रम है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी है, सेंसरी इनपुट से तकलीफ है, हमने अभी बात की, स्पेसिफिक साउंड टेक्सचर से दिक्कत होती है। फिक्सेटेड इंटरेस्ट, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक चीज पे दे हैव अटैच्ड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और प्रीऑक्यूपेशन विद दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे अभी हम टेडी बेयर की बात कर रहे थे, वही सेम है, बट इन्होंने और सिस्टमैटिकली बता दिया। रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो गए, स्पीच हो गई, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं क्लिनिकल पिक्चर की। तो इन्फेंट्स के लिए अलग क्लिनिकल पिक्चर है, चाइल्डहुड में अलग है। अनयूजुअली क्वाइट है इन्फेंट्स, ठीक है। फीड करने में डिफिकल्टी है। सोशल गेम्स, जैसे मैं अभी बात करी थी पीकाबू की, ठीक है, वो नहीं है। सोशल स्माइल नहीं है, ध्यान नहीं देगा, अगर आप उन्हें नाम से बुलाएंगे, स्माइल करेंगे तो बच्चे को, जैसे हम स्माइल करते हैं तो बच्चा भी स्माइल करता है, जब बेड पे होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो नहीं करेगा। उसके बाद सिम्टम्स इन चाइल्डहुड की बात आ गई, तो इंडिकेट मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड टू नेम, वी हैव ऑलरेडी टॉक, जब नाम से बुलाओ तो नहीं। हाइपर सेंसिटिव और हाइपोसेंसिटिव, तो ये हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हाइपर सेंसिटिव बोला है कि क्लोज ईयर्स व्हेन कुकर, जब कुकर की सीटी आती है तो कान बंद कर लेता है, क्योंकि उसे उतनी तकलीफ होती है ऐसी आवाजों से जो नॉर्मल बच्चों को उतना ध्यान न दे, ठीक है। या तो वो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, या हाइपो सेंसिटिव मतलब इनसेंसिटिव, ना उसे पेन फील होता है, ना आवाज से उतनी तकलीफ होती है, कुछ नहीं, कितनी भी तेज आवाज हो, बाहर पटाखे फूट रहे हो, या जो हमें लगे कि बहुत ज्यादा आवाज है, वो भी उससे ओके होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लीजिए, आईडी कहा जाता है, चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ADHD, ठीक है। कोमोबिडिटी मतलब कि और क्या-क्या चीज़ें ऑटिज़्म के साथ हो सकती हैं। तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है बच्चा, तो घबरा जा चांसेस है कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर डेवलप, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है साउंड और ये सब को लेके, तो वहाँ पे एंग्ज़ायटी हो सकता है। स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ हो सकते हैं, लाउड नॉइज़ या वैक्यूम क्लीनर्स को लेके, ठीक है। उसके बाद वही एंग्ज़ायटी का वो आ गया, ADHD और OCD, ये इतना इग्नू के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछेंगे, तो मैं इसीलिए इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली चेकलिस्ट होती है फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, और ऑटिज्म रेटिंग स्केल भी होता है चाइल्डहुड का, तो ये हम यूज़ करते हैं तो टेस्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट के लिए अर्ली इंटरवेंशन है, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं स्कूल में जो सिखाते हैं, अलग तरीके से सिखाते हैं, वही उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज सब सिखाते हैं, ताकि जल्दी से जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो उतना अच्छा है, ताकि बच्चा यूज्ड टू हो जाए। ठीक है, गोल ये होता है कि मैक्सिमाइज कर दो कि बच्चा अपनी अपने काम खुद कर सके। मैक्सिमाइज चाइल्ड्स एबिलिटी टू फंक्शन ऑन देयर ओन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, एजुकेशन थेरेपीज दे रखी हैं, फैमिली थेरेपीज दे रखी हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इंटरवेंशन प्लान दे रखे हैं, बिहेवियर थेरेपी दे रखी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें अगर, तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोकस कीजिए। टेराटोजेंस बेसिकली हो गया, जब प्रेग्नेंट है, अगर जो मदर है वो प्रेग्नेंट है, अल्कोहल हो गया, या कोई मेडिकेशन हो गई जो सूट नहीं करी, ये सब होता है। अगर ये एक्सपोजर हुआ है तो चांसेस बच्चे को ऑटिज्म हो। लो बर्थ वेट हो, प्री टर्म डिलीवरी हो तो चांसेस होता है, या फिर पैदा होने के बाद ऑटो इम्यून डिजीजेस हो, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो ASD कहते हैं, शॉर्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ज्यादातर होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है। ये देख लीजिए आप एक बारी। मैं आपको इस बुक में से ये भी दिखाना चाहती थी कि ये मैकेनिकल बॉय करके, ये एक बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चे की ही ड्राइंग है, ठीक है। ये शिकागो में 9 साल का बच्चा है जिन्होंने ये वो ड्राइंग बनाई थी। वो अपने इमोशंस मतलब डिनाई कर रहा था बच्चा, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे, ठीक है। बाकी ये पूरा केस है बेसिकली। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी इसके ऊपर फ़ोटोज़ कमेंट में इसकी फ़ोटो लेके ज़रूर डाल दूँगी, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये उस बच्चे की ड्राइंग्स हैं, 9 साल के बच्चे की।
तो ये ऑटिज़्म अगली बार अगर आप कोई एक स्पेसिफ़िक टॉपिक चाहते हैं जो डिस्कस हो, तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं वहीं से शुरू करूँगी। आई होप इसमें से कुछ आपको यूज़फुल लगा हो। अगर आपको कोई नोट्स वग़ैरह चाहिए, कोई बुक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी पीडीएफ या जो भी मेरी कैपेसिटी पॉसिबल होगा, आई विल सेंड यू द पीडीएफ्स, द नोट्स, एनीथिंग दैट यू मे रिक्वायर। गुड लक।